हाँ बच्चों, मैं अपना ये व्याख्यान पारिवारिक विधि पर दे रहा हूँ। अब पारिवारिक विधि पर मैंने आपको मुस्लिम विवाह की प्रकृति, हिंदू विवाह की प्रकृति बताया था। और मैंने भी बताया था कि मैं कंबाइंड करके पढ़ाऊँगा, जिससे हमारे दोनों स्टूडेंट LLB और BA LLB के लाभान्वित हो सकें। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ एक वैध मुस्लिम विवाह की आवश्यक शर्तें, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड मुस्लिम मैरिज। तो आपको जिसको वैलिड मुस्लिम मैरिज या निकाह कहते हैं, वो इसका रूप और हो सकता है, 3 रूप हो सकता है। जिसको अरबी में एक कहते हैं सही विवाह, दूसरा है वातिल, सही मैरिज, वातिल, और तीसरा है फासिद। सही मैरिज जो है, ये विवाह के प्रकार नहीं है कि निकाह कई प्रकार का होता है। विवाह तो एक ही है जिसको परफेक्टली वैलिड मैरिज कहते हैं, निकाह कहते हैं। यदि उस निकाह में ग्रेव फंडामेंटल डिफेक्ट हो जाए, मतलब कोई गंभीर त्रुटि हो जाए विवाह करते समय, जिसको बाद में रिमूव न किया जा सके, तो वो जो है निकाह शून्य होता है, जिसको कहते हैं वातिल, वैड मैरिज। तो एक हो गया वैलिड मैरिज, दूसरा वैड मैरिज जिसको वातिल कहते हैं अरबी में, और तीसरा है फासिद। फासिद मतलब इर्रेगुलर मैरिज। यदि विवाह करते समय कोई ऐसा डिफेक्ट हो जाए जिसको बाद में सब्सिक्वेंटली दूर किया जा सके, तो विवाह वैड नहीं होता है, बल्कि इर्रेगुलर मैरिज होती है, अनियमित विवाह होता है। ये अनियमितता है जिसको बाद में दूर कर लिया गया। लेकिन यदि गंभीर त्रुटि कोई हो जाए तो विवाह शून्य होता है, जिसको कहते हैं वातिल। यदि त्रुटि ऐसी है जिसको बाद में अमेंड या संशोधित किया जा सके, सुधारा जा सके, तो विवाह शून्य नहीं होता है, विवाह इर्रेगुलर मैरिज होता है, जिसको कहते हैं फासिद। पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी। दूसरी चीज़ मैं इसको, देखिए थोड़ा सा लंबा है, इसको मैं 2 लेक्चर में करके पढ़ाऊँगा। इसमें ये है कि पहला आवश्यक शर्त है विवाह की कि कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि मुस्लिमों में विवाह विधिक दृष्टि से देखें तो संविदा है, तो संविदा में भी कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज होना चाहिए कि नहीं? आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े होंगे। तो पहला एलिमेंट कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज है। और कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज में मैं आज विवाह की उम्र पर जिक्र करूँगा, डिस्कस करूँगा। इसको थोड़ा बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें विवाह की उम्र जो है यौनावस्था की उम्र मानी जाती है मुस्लिमों में। जैसे हमारे इंडियंस में, उसमें हिंदू में है, तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है 1875 का, जिसमें दी है कि ऐसे सब लड़का लड़की जिन्होंने 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया वो मेजर माने जाएंगे। तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 का प्रोविज़न मुस्लिम निकाह पर लागू नहीं होता है। निकाह ही नहीं, उसमें दिया हुआ है मैरिज, डावर, डाइवोर्स। मैरिज मतलब निकाह, डावर मतलब बताइए। डावर मतलब जैसे हमारे यहाँ दहेज होता है, हाँ, उसी तरह उनके यहाँ मेहर होता है। और डाइवोर्स मतलब विवाह विच्छेद। विवाह, मेहर और विवाह विच्छेद के मामले में उम्र क्या होती है? यौनावस्था की उम्र मानी जाती है। तो 18 वर्ष की उम्र नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर है, ऐसा माना जाता है कि ऐसा हर मुस्लिम लड़का लड़की जिसने कि 15 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया है, वो माना जाता है कि उसने यौनावस्था की आयु को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि माना जाता है कि इस उम्र को प्राप्त कर लेने पर वो लड़का लड़की न केवल म्यूचुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए सक्षम हो जाते हैं, बल्कि इस विवाह के लिए अपनी सहमति देने के लिए भी सक्षम हो जाते हैं। तो वहाँ पर यौनावस्था की उम्र क्या है? 18 वर्ष नहीं है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट का, 15 वर्ष की आयु है। अब बाद में इसी पर एक केस हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, अतिका बेगम बनाम मोहम्मद इब्राहिम का केस हुआ है। ये 1916 का है, इलाहाबाद वो प्रिवी काउंसिल का, 1916 प्रिवी काउंसिल। अतिका बेगम मतलब बनाम मोहम्मद इब्राहिम, असल में हिंदी में बोलने में थोड़ा सा हो जाता है। अतिका बेगम बनाम मोहम्मद इब्राहिम, जिसमें माननीय प्रिवी काउंसिल ने यही अभिमत व्यक्त किया है कि यौनावस्था का क्या मतलब होता है। पहले तो प्रिवी काउंसिल ये समझाया है
यौनावस्था का मतलब होता है लैंगिक संभोग करने की क्षमता। फिर फर्दर उसको एक्सप्लेन किया, ऐसे लैंगिक संभोग करने की क्षमता कब होती है? जब लड़का लड़की 15 वर्ष की आयु को प्राप्त कर ले या उसके पूर्व भी यदि वो लैंगिक संभोग करने के लिए सक्षम हो जाता है, फिजिकली खान पान ऐसा है, तो 15 वर्ष के पहले ही मान लिया जाएगा कि उसने जो है यौनावस्था की आयु को प्राप्त कर लिया। तो कुल मिलाकर वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ एज 18 21, वहाँ पर ये नहीं है, 15 वर्ष की आयु है। इसी को यौनावस्था की उम्र कहते हैं मुस्लिम्स में। तो जिसने 15 वर्ष, ऐसे हर लड़का लड़की जिसने 15 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया है वो विवाह करने के लिए सक्षम माना जाएगा। तो बट नेचुरल है कि यदि वो 15 वर्ष से कम है और लैंगिक संभोग की क्षमता भी उसकी डेवलप नहीं हो पाई है, जैसा कि वाद के तथ्यों परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, तो ऐसी स्थिति में उनका निकाह कौन कराएगा? उनके गार्जियन कराएंगे। अब गार्जियन भी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में दिए गए हैं। सुन्नी लॉ में ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में, देखिए यहाँ पर शिया और सुन्नी का बड़ा भेद है। मुस्लिम लॉ तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, शिया भी समझिए सुन्नी भी समझिए। तो सुन्नी लॉ में गार्जियंस की कैटेगरी दी गई हैं और सभी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में हैं। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता का क्रम है। यदि सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर जो अवेलेबल है वो नहीं है तो सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर, तो उसका नंबर तभी आएगा जब सेकंड नंबर वाला भी अवेलेबल नहीं है। तो उसमें दिया गया है, पहला है फादर, दूसरा ग्रैंड फादर, तीसरा भाई। फादर मतलब पिता, ग्रैंड फादर मतलब पितामह बाबा, उसके बाद ब्रदर भाई या पिता के परिवार का अन्य कोई मेंबर। उसके बाद चौथी कैटेगरी है माता। फिर पांचवी कैटेगरी में मामा या चाची या अन्य रिश्तेदार। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में है, पहले फादर, फिर ग्रैंड फादर, फिर ब्रदर। ब्रदर नहीं है तो पिता के परिवार के अन्य कोई मेंबर हो, फिर माता। माता के बाद नंबर आता है मामा, फिर चाची। ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में दिए गए हैं। यदि रिमोट पास का कोई वो गार्जियन है, उसकी गैर मौजूदगी में, उसकी उपस्थिति में यदि वो है भी, तब पर भी यदि कोई रिमोट रिलेशनशिप का गार्जियन यदि निकाह कराता है तो ऐसा निकाह सुन्नी विधि में शून्य होता है। ये मैं आपको बता दूं। या तो उस निकाह के लिए वो जो निकट संबंधी जो गार्जियन है वो अपनी सहमति दे दे। यदि सहमति नहीं देता है तो रिमोट गार्जियन द्वारा किया गया है। यदि वो पास का जो है गार्जियन वो क्या कहते हैं मौजूद है, अवेलेबल है, तो दूर का गार्जियन जो रिमोट रिलेशनशिप में गार्जियन है यदि वो निकाह कराता है तो ऐसा निकाह शून्य होता है। यदि वो अपनी सहमति दे दे तब तो वो जो है निकाह कराता। ये है आपका, मैंने बता दिया। और यदि मान लीजिए गार्जियन भी ये अवेलेबल ना हो तब विवाह कौन करावेगा? काजी करावेगा। यदि ये गार्जियंस भी अवेलेबल नहीं है तब निकाह कौन करावेगा? काजी करावेगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, दिस चाइल्ड, इसको नोट डाउन करिए, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 का अधिनियम है, बाल विवाह निषेध अधिनियम, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। इसमें अमेंडमेंट किया गया है 1978 में। तो इसमें है कि बाल विवाह शून्य नहीं होता, पूर्णता विधिमान्य होता है। बाल विवाह विधिमान्य विवाह होता है, विधिमान्य होता है। हालांकि ऐसे बाल विवाह कराने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो संज्ञेय अपराध करते हैं, उनको संज्ञेय अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, जिसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता में जो है प्रोविजन है। तो और ऐसे मामलों की पुलिस अधिकारी, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ठीक उसी प्रकार इन्वेस्टिगेशन करेगा, तफ्तीश करेगा जैसे संज्ञेय मामले में की जाती है। ये मैंने आपको अथॉरिटी बता दिया कि चाइल्ड मैरिज परफेक्टली वैलिड मैरिज, और इस विवाह को कराने के जो जिम्मेदार लोग हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं, संज्ञेय अपराध करते हैं, और उनके मामलों में उसी प्रकार जो है इन्वेस्टिगेशन होगा जैसा अन्य संज्ञेय मामलों में पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी करता है। और उसके बाद संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ कि अगला हेड मैं अगले लेक्चर में जो डिस्कस करूँगा वो है यौनावस्था का विकल्प। इसको थोड़ा सा किताब में देख भी लीजिएगा
जिसको कहते हैं ऑप्शन ऑफ पुबर्टी, यौवनावस्था का विकल्प, ऑप्शन ऑफ पुबर्टी। इसी को अरबी में कहते हैं ख्यारुल बुलुग, ख्यार उल बुलुग। ख्यारुल का मतलब देखिए 3 शब्द, ख्यार उल बुलुग। ख्यारुल का मतलब होता है विकल्प, बुलुग का मतलब होता है यौवनावस्था, यौवनावस्था का विकल्प। असल में मैं आपको संक्षेप में इसको बता दूं कि पिता या पितामह द्वारा कराए गए विवाह को छोड़कर यदि अन्य कोई गार्जियन विवाह करावे, मैंने बताया कि यदि अवयस्क है तो उसका गार्जियन विवाह करावेगा, तो ऐसे विवाह में जो है वो लड़के लड़की को 15 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेने पर विकल्प होता है कि वो अपने अवयस्कता की उम्र के दौरान, जब वो 15 वर्ष से कम के थे, 10 साल के थे, गार्जियन ने कराया, तो ऐसे अवयस्कता के दौरान कराए गए विवाह को चाहे तो वो एक्सेप्ट करें चाहे तो डिनाई करें। अब यदि वो फादर और ग्रैंडफादर ने कपट करके विवाह कराया है तो फादर और ग्रैंडफादर द्वारा कराए गए विवाह में भी ये जो है उनको जो है लड़के लड़की को ये विकल्प प्राप्त होगा। इसको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस